हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ गुल अफशा। आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी, जिसमें हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th के बच्चों की बुक्स कवर करवा रहे हैं। और सेमेस्टर 5th की हम लोग इस टाइम हिस्ट्री करवा रहे हैं, जो कि हमारी ईजी कोर्स के अंतर्गत आती है। और हमारी हिस्ट्री का नाम है आधुनिक विश्व में जेंडर, जिस बुक का नाम इंग्लिश में दे रखा है जेंडर इन मॉडर्न वर्ल्ड। ये हमारी बुक है और इसका हम चैप्टर 1 कर रहे हैं और चैप्टर 1 यानी यूनिट 1 कर रहे हैं, जिस हमारे चैप्टर का नाम है जेंडर का ऐतिहासिकरण, पितृसत्ता और नारीवाद, जिसके बारे में हम फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसमें हम पितृसत्ता और नारीवाद के बारे में कुछ बात कर चुके हैं और नारीवाद के कुछ हमारे आंदोलनों के बारे में और कुछ कदमों के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और पितृसत्ता क्या होती है और हम इसको किस तरह से देख सकते हैं, इस बारे में भी हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो नंबर 1 नहीं देखा है, यानी इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, तो फटाफट से जाइए और पार्ट 1 देखिए एंड देन आप पार्ट 2 देखिए, ताकि आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर यानी पार्ट 2। आज का हमारा पार्ट 2 यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें हम उग्र रेडिकल नारीवाद को देखने वाले हैं। यानी हम जो नारीवाद है उसकी 3 टाइप देखने वाले थे, जिसमें हम ऑलरेडी हमारा जो लास्ट वाला था वो था हमारा उदारवादी नारीवाद। हम लास्ट में उदारवादी नारीवाद देख चुके हैं। अब हम उग्रवादी नारीवाद देखने वाले हैं कि उग्रवादी नारीवाद क्या होता है। चलिए फिर इसको स्टार्ट करते हैं पढ़ना। एक प्रकार का नारीवाद है जो मानता है कि महिलाओं की अधीनता एक मूलभूत सामाजिक समस्या है, जो लिंग के आधार पर उत्पीड़न और भेदभाव से उत्पन्न होती है। यानी जो समस्या है, जो भेदभाव है, वो लिंग के आधार पर बढ़ावा देता है और लिंग के आधार पर हम देख सकते हैं। उग्र नारीवादी मानते हैं कि महिलाओं को समानता प्राप्त करने के लिए लिंग के आधार पर उत्पीड़न और भेदभाव को समाप्त करने के लिए व्यापक सामाजिक और आर्थिक क्रांति की आवश्यकता है। यानी उग्रवादियों का मानना है कि लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है उसको समाप्त करने के लिए हमें क्रांति, आर्थिक क्रांति और सामाजिक क्रांतियों की आवश्यकता है, ताकि ये जो लिंग के आधार पर भेदभाव होता है लड़का लड़की में, जेंडर के आधार पर, इसको ख़त्म किया जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमारा दे रखा है उग्र नारीवाद के कुछ मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। यानी इनके कुछ सिद्धांत हैं, जैसे कि उदारवाद के थे वैसे ही उग्रवाद के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लिंग एक सामाजिक निर्माण है, ये उग्रवादियों का सिद्धांत है। उग्र नारीवादी मानते हैं कि लिंग एक जैविक वास्तविकता नहीं है, बल्कि एक सामाजिक निर्माण है। इसका मतलब है कि लिंग को समाज द्वारा बनाया और बनाए रखा जाता है। यानी लिंग के आधार पर जो भेदभाव होता है, जो हम लिंग के आधार पर सोचते हैं कि लड़का लड़की हम इक्वल नहीं मानते, वो जो है वो एक समाज में ही पैदा हुआ है। वो कोई रियलिटी में वास्तविकता नहीं है कि ऐसा है, ये लड़का लड़की अलग होते हैं या उनकी कैपेसिटी अलग होती है। ये समाज ने बनाया और ये समाज के आधार पर होता है, ना कि ये प्राकृतिक आधार पर, या ऐसा सच में नहीं होता। सिर्फ समाज की ही देन है और समाज ही इसको मानता है और बनाए रखने का भी कार्य करता है। नेक्स्ट है हमारा पितृसत्ता। उग्र नारीवादी मानते हैं कि पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो पुरुषों को महिलाओं पर सत्ता देती है। पितृसत्ता महिलाओं के उत्पीड़न और भेदभाव का आधार है। यानी उग्रवादियों का मानना है जो पितृसत्ता है वो भी एक उत्पीड़न का काम करता है महिलाओं पर, क्योंकि पितृसत्ता के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि पितृसत्ता में क्या होता है, पुरुषों द्वारा महिलाओं पर नियंत्रण रखा जाता है, उन पर पूरी तरीके से नियंत्रण होता है। हर चीज़ के ऊपर उनकी बाउंड्रीज बना दी जाती हैं महिलाओं की, ताकि पितृसत्ता को बनाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है लिंग पदानुक्रम। उग्र नारीवादी मानते हैं कि लिंग एक पदानुक्रम है जिसमें पुरुषों को महिलाओं से ऊपर रखा जाता है। यह पदानुक्रम महिलाओं के उत्पीड़न और भेदभाव को जटिल बनाता है। यानी उग्रवादियों का मानना है कि लिंग जो है वो पदानुक्रम है, यानी एक पद है जो इस पे पुरुषों को ऊपर रखा जाता है और महिलाओं को नीचे रखा जाता है। यानी ये
पदों के अनुसार इसको बांट दिया गया है, यानी फर्स्ट स्टेज पे कौन आएंगे, पुरुष आएंगे, और पुरुषों के नीचे जो आएंगी वो महिलाएं होंगी। महिला कभी भी पुरुष के ऊपर नहीं होगी। तो ये चीज़ मानी जाती है और ये चीज़ देखी जाती है किसमें, पदानुक्रम में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारा दे रखा है उग्र नारीवाद के कुछ मुख्य लक्ष्य निम्नलिखित हैं। अब इनके क्या क्या लक्ष्य हैं, ये किस लिए बनाया और ये क्या प्राप्त करना चाहते हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट है हमारा लिंग के आधार पर उत्पीड़न और भेदभाव को समाप्त करना, यानी जितना भी हमारा लिंग के आधार पर भेदभाव होता है उसको समाप्त करने का इनका लक्ष्य है। उग्र नारीवादी लिंग के आधार पर उत्पीड़न और भेदभाव को समाप्त करने के लिए काम करते हैं। इसमें यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और वेतन अंतर को समाप्त करना शामिल है, यानी इसके अंतर्गत हमारी जितनी भी घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न और वेतन में जो अंतर डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं उसको समाप्त करने का कार्य है। सेकंड हमारा लैंगिक समानता प्राप्त करना। उग्र नारीवादी लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए काम करते हैं, जिसमें शिक्षा, रोजगार और राजनीति में समान अवसर प्राप्त करना शामिल है, यानी सभी लोगों को लैंगिक समानता होनी चाहिए। लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ना तो उनके साथ शिक्षा में, ना रोजगार में, ना ही राजनीति के क्षेत्र में। सभी को समान रखना चाहिए, चाहे वो पुरुष हो या महिलाओं हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पितृसत्ता को समाप्त करना, यानी जो हमारी पितृसत्तात्मक व्यवस्था है उसको समाप्त करने का भी इनका लक्ष्य है। उग्र नारीवादी पितृसत्ता को समाप्त करने के लिए काम करते हैं। इसमें महिलाओं के लिए एक अधिक न्यायसंगत और समान समाज बनाने के लिए काम करना शामिल है, यानी जितनी भी हमारी पितृसत्तात्मक वाली व्यवस्था है, जो रूढ़िवादी वाली व्यवस्था है, उसको ख़त्म करना और सभी को समान रखना, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, सभी को समान स्तर पर लाना ही इनका लक्ष्य है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है उग्र नारीवाद के कुछ मुख्य तरीके निम्नलिखित हैं, यानी उनके कौन कौन से मुख्य तरीके हैं, अब हम उनको जानने वाले हैं। फर्स्ट हमारा है शिक्षा। उग्र नारीवाद लिंग के आधार पर उत्पीड़न और भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिक्षा उपयोगी करते हैं, यानी जितने भी उग्र नारीवाद हैं उनका मानना है कि अगर हम लोगों को शिक्षित कर दें, उन्हें शिक्षा दें, जागरूकता बढ़ाएं, तो ऑटोमेटिकली जो इतनी भी हमारे उत्पीड़न है, जो भेदभाव है, वो ख़त्म हो सकता है। और ये बात बिल्कुल ही सच है। अगर हम लोग शिक्षित होंगे, सभी लोग एजुकेटेड होंगे, तो ये जो भेदभाव होता है ये बहुत ज़्यादा कम होता है। आपने भी देखा होगा जो अनपढ़ लोग होते हैं वो ज़्यादा लड़का लड़की में भेदभाव करते हैं, अकॉर्डिंग टू जो पढ़े लिखे लोग होते हैं। पढ़े लिखे लोग समझते हैं कि हाँ, दोनों इक्वल हैं, दोनों को इक्वल अधिकार हैं, दोनों के सेम राइट्स हैं, जिसकी वजह से भेदभाव हम कम देखते हैं। और वो जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो अपनी आगे वाली जनरेशन को भी पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो अनपढ़ होते हैं वो सिर्फ लड़कों को आगे बढ़ाते हैं, लड़कियों को नहीं बढ़ने देते। तो इसीलिए शिक्षा भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है हमारा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं सक्रियतावाद। उग्र नारीवादी लिंग के आधार पर उत्पीड़न और भेदभाव के खिलाफ सक्रिय रूप से काम करते हैं। इसमें विरोधी प्रदर्शन, धरना और अन्य रणनीतियां शामिल हैं, यानी ये बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं। किसके लिए? उत्पीड़न और जो भेदभाव होता है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और उसके लिए ये लोग विरोध दिखाते हैं, धरना देते हैं और अन्य रणनीतियाँ बनाते हैं कि किस तरह से हम भेदभाव को कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सांस्कृतिक परिवर्तन। उग्र नारीवाद लिंग के आधार पर उत्पीड़न और भेदभाव को जटिल बनाने वाली सामाजिक और सांस्कृतिक मापदंडों को बदलने के लिए काम करते हैं, यानी उग्र नारीवाद जो होते हैं वो जितने भी हमारे सामाजिक और राजनीतिक जितने भी मापदंड हैं उनको बदलने की, जो उनके हमारी रणनीतियाँ हैं उनको बदलने और सभी को इक्वल लाने की बात करते हैं। उग्र नारीवाद एक विवादास्पद आंदोलन है। कुछ लोगों का मानना है कि यह बहुत उग्र और नाटकीय है, जबकि अन्य का मानना है कि यह महिलाओं के अधिकारों के लिए आवश्यक है। यानी जो उग्रवादी लोग हैं उसमें से कुछ लोगों का मानना है कि जो उग्रवादी आंदोलन है वो बहुत ज़्यादा विवादास्पद है, उसमें बहुत ज़्यादा झगड़े की कंडीशन बनी रहती है, वो बहुत ज़्यादा नाटकीय है। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि उग्रवादी जो है, जो ये आंदोलन है, ये महिलाओं के अधिकारों के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये महिलाओं के हित की बात करता है। हालांकि उग्र नारीवाद ने महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने में मदद की है, जिससे कि यौन उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के खिलाफ कानूनों को पारित करना, यानी जो
उग्र नारीवाद है उन्होंने बहुत ज़्यादा महिलाओं के लिए काम भी किया है, जैसे कि यौन उत्पीड़न होता है, घरेलू हिंसा होती है, इनके खिलाफ बहुत ज़्यादा कानून बनाने का प्रयास भी किया है, कानून बनवाने के लिए जोर दिया गया है। क्योंकि देखिए जब तक समाज में कुछ चीज़ हो रही है और कुछ लोग हैं जो सिर्फ कह रहे हैं ये चीज़ चेंज होनी चाहिए, जैसे महिलाओं के लिए घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह होती है, मार पिटाई होती है, ये चीज़ कम होनी चाहिए। अब एक व्यक्ति है जो कह रहा है कि हाँ कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, और इससे कह रहा है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति है उसने डायरेक्ट क्या किया कि कम कर दो, वरना फिर मैं देख लूँगा या मैं बता दूँगी कि क्या होना है, वरना तुम्हारी मर्ज़ी है, कम करना है तो कर लो, अगर मैं अपने हिसाब से करूँगी तो फिर देख लेना, तुम नहीं रोक पाओगे। अब देखो जो ये प्यार से कह रहा है इसकी बात सालों हो गई कहते कहते, पर ये जो व्यक्ति है सुनने को राज़ी नहीं है, पर इसने जब धमकी दी कि देख लो, करना है तो कर लो, वरना फिर मैं अपने हिसाब से करूँगा, तो इसे थोड़ा-सा डर हुआ कि कहीं ये कुछ गलत ना कर दे, तो इसलिए इसकी बात जल्दी सुन ली गई। तो कहीं-कहीं जो उग्रवाद है ना, उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है महिलाओं के अधिकारों के लिए, क्योंकि ये हमेशा प्यार, नरमी से नहीं, कभी-कभी उग्रता से भी कार्य करते हैं, जिसकी वजह से इसे नाटकीय रूप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट हमारा दे रखा है मार्क्सवादी नारीवाद। एक ऐसी विचारधारा है जो मार्क्सवादी सिद्धांत को नारीवादी सिद्धांत के साथ जोड़ती है। मार्क्सवादी नारीवाद का मानना है कि महिलाओं की अधीनता पूंजीवाद और पितृसत्ता दोनों के कारण होती है। यानी जो मार्क्सवादी सिद्धांत है, वो मार्क्सवादी नारीवाद है, वो मार्क्सवादी सिद्धांत पर आधारित है, और उनका मानना है कि महिलाओं की जो अधिकारिकता है वो पूंजीवाद और पितृसत्ता के दोनों के कारणों से होती है, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं पूंजीवाद और पितृसत्ता के बीच संबंध। मार्क्सवादी नारीवादों का मानना है कि पूंजीवाद और पितृसत्ता एक दूसरे को वो मजबूत बनाते हैं। यानी जो मार्क्सवादी हैं उनका मानना है कि पूंजीवाद और पितृसत्ता जो है वो एक दूसरे को मजबूत बनाने का कार्य करते हैं। पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जो उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व पर आधारित है। यानी जो हमारी पूंजीवाद है वो एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जो उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व, यानी जो एक व्यक्ति का स्वामित्व होता है उस पर आधारित है। इस प्रणाली में श्रमिकों को अपने श्रम के बदले कम मजदूरी दी जाती है और अतिरिक्त मूल्य को पूंजीपति वर्ग द्वारा हड़प लिया जाता है। यानी जो हमारा पूंजीवाद है उसमें यही होता है कि जो श्रमिक वर्ग होते हैं उनको मजदूरी बहुत ज़्यादा कम दी जाती है, और जो बची हुई पूंजी होती है वो पूंजीपतियों द्वारा हड़प ली जाती है, यानी पूंजीपतियों द्वारा रखी जाती है। इस तरह से जो हमारा पूंजीवाद है और पितृसत्ता है वो कहीं ना कहीं एक जैसा है और एक दूसरे को मजबूती प्राप्त करता है, एक दूसरे के हित में कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं मार्क्सवादी नारीवादियों का मानना है कि पितृसत्ता पूंजीवाद के साथ एकीकृत है। पितृसत्ता का ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जो पुरुषों को महिलाओं पर सत्ता देती है। यानी इनका मानना है कि पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक संस्था है जो पुरुषों को महिलाओं पर सत्ता देती है। इस व्यवस्था में महिलाओं को पुरुषों की संपत्ति के रूप में देखा जाता है। ये बात सच है, बिल्कुल। पुरुष जो होते हैं वो महिलाओं को ऐसे समझते हैं कि वो उनकी संपत्ति है और उन्हें घरेलू और मातृभूमियों तक सीमित कर दिया जाता है। यानी उन्हें सिर्फ घरों तक और जो उनकी मातृभूमियाँ होती हैं, यानी घरों के आसपास की जो बाउंड्रीज होती हैं, बस उन्हीं तक उन्हें सीमित कर दिया जाता है। उन्हें समाज में उतरने का मौका ही नहीं दिया जाता। नेक्स्ट अब हम चलते हैं। नेक्स्ट अब हमारा महिलाओं की अधीनता। मार्क्सवादी नारीवादों का मानना है कि पूंजीवाद और पितृसत्ता दोनों महिलाओं की अधीनता के लिए जिम्मेदार है। यानी इनका मानना है मार्क्सवादियों का कि पूंजीवाद और पितृसत्ता दोनों ही इनकी अधीनता के लिए जिम्मेदार है। इन दोनों की ही वजह से जो महिलाएं हैं वो पुरुषों के अधीन आई हैं। पूंजीवाद के कारण महिलाओं को अक्सर कम मजदूरी वाले और कम सम्मानजनक कामों में नियोजित किया जाता है। पितृसत्ता के कारण महिलाओं को घरेलू और मातृक भूमियों तक सीमित कर दिया जाता है, जिससे उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता से वंचित किया जाता है। यानी देखिए जो पूंजीवाद होता है वो क्या करता है, जो महिलाएं होती हैं उन्हें कम मजदूरी दी जाती है और उनकी जो अधिकार हैं, उनके जो समानता का जो अधिकार है वो नहीं उन्हें मिल पाता। जो हमारी सैलरी होती है वो पुरुषों की अलग होती है और महिलाओं की अलग होती है, और उन्हें कम सैलरी में उतना ही काम करवाया जाता है। और वैसे ही पितृसत्ता है जिसमें महिलाओं को उनके घरों तक सीमित कर दिया जाता है और उन्हें बाहर निकलने और आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक रूप से मजबूत होने की जो स्वतंत्रता है वो उन्हें नहीं मिल पाती है।
जिसकी वजह से औरतें जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, वो पुरुषों पर डिपेंड हो जाती हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्क्सवादी नारीवाद का समाधान। मार्क्सवादी नारीवाद मानते हैं कि महिलाओं की मुक्ति के लिए पूंजीवादी और पितृसत्ता दोनों को समाप्त करने की आवश्यकता है। यानी मार्क्सवादी नारीवाद का मानना है कि महिलाओं की मुक्ति के लिए, महिलाओं को स्वतंत्रता देने के लिए हमें पूंजीवाद और पितृसत्ता दोनों को ही समाप्त करने की आवश्यकता है। वह एक ऐसी समाज की परिकल्पना करते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व हो और जिसमें महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार और अवसर हो। यानी जो मार्क्सवादी हैं वो ऐसी समाज की कल्पना करते हैं, वो ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें उत्पादन के जितने भी साधन हैं उसमें महिलाओं को और पुरुषों को समान अधिकार हो, उनके साथ कोई भी भेदभाव ना हो। अब आगे चलते हैं। आगे अब हमारा दे रखा है मार्क्सवादी नारीवाद के उदाहरण। किस तरह से हम मार्क्सवादी नारीवाद को देख सकते हैं, उसके कुछ उदाहरण दे रखे। चलिए फिर हम उन उदाहरणों को पढ़ते हैं। मार्क्सवादी नारीवाद के उदाहरण। मार्क्सवादी नारीवाद के कुछ उदाहरण मार्क्सवादी नारीवाद के कुछ उदाहरण दे रखे हैं, उनको देखते हैं, जो कि इस प्रकार हैं। चलिए इनको पढ़ते हैं। सिमोन डी ब्यूबर की पुस्तक द सेकंड सेक्स 1949, जिसमें डी ब्यूअर ने तर्क दिया कि महिलाओं को पुरुषों के संबंध में परिभाषित किया जाता है और उन्हें अपने स्वयं के व्यक्तित्व को विकसित करने की अनुमति नहीं होती। यानी इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है द सेकंड जेंडर, और इस बुक में क्या बताया गया है कि महिलाओं को एक सेकंड जेंडर के रूप में ये परिभाषित किया जाता है, या सेकंड जेंडर के रूप में आइडेंटिफाई किया जाता है। कैसे? जैसे कि आपके पापा होंगे, अगर कोई कहेगा कि ये कौन है, तो जाहिर सी बात है सब लोग ये बोलेंगे कि ये उसकी बीवी है। आपके पापा का नाम जैसे सुरेश है, तो क्या बोलेंगे? ये सुरेश की बीवी है। ये नहीं बोलेंगे कि हाँ ये खुद भी कुछ है, क्योंकि महिलाओं को अपनी ये जो स्वतंत्रता है, अपनी जो पहचान है, वो बनाने का अधिकार ही नहीं मिलता कि महिलाएं भी अपना अधिकार, महिलाएं भी अपनी ये पहचान बना सकें। नहीं, उन्हें हमेशा सेकंड जेंडर के रूप में देखा जाता है, किसी ना किसी पुरुष के साथ में जोड़कर देखा जाता है, कभी भी उन्हें स्वतंत्र रूप से देखा ही नहीं जाता। सेकंड पॉइंट है हमारा कैट मिलिन की पुस्तक द सेकंड स्मॉल वॉर, जो 1970 में लिखी गई है, जिसमें मिलिटन ने तर्क दिया कि महिलाओं को पूंजीवाद और पितृसत्ता द्वारा दोहरी अधीनता का सामना करना पड़ता है। यानी इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि महिलाओं को जो पितृसत्तात्मक है, पूंजीवाद है और पितृसत्तात्मक है, दोनों का ही बोझ उठाना पड़ता है। दोहरेपन से हमें गुजरना पड़ता है महिलाओं को, और दोहरे तरीके से हमारे जो अधिकार होते हैं, महिलाओं के जो अधिकार होते हैं, उनका हनन होता है। एक तो पूंजीवादी स्तर पर, जैसे कि अगर कोई औरत काम कर रही है तो उसकी जो वेतन होगा वो आदमी से कम होगा, ये पूंजीवादी स्तर पर हो गया। पितृसत्तात्मक, उसे महिलाओं को घर में भी उनकी जो कंडीशन होगी वो उनके भाई या पापा उन सभी से नीचे ही मानी जाएगी, चाहे वो काम करें या ना करें। तो पितृसत्तात्मक के आधार पर भी उनके साथ दोहरा भेदभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा ग्लोरिया स्टाइनम की पुस्तक द फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो, जो लिखी गई है 1970, जिसमें स्टाइनम ने तर्क दिया कि महिलाओं को समानता प्राप्त करने के लिए एक क्रांति की आवश्यकता है। यानी इन्होंने अपनी पुस्तक में कहा कि महिलाओं को अगर समानता का अधिकार चाहिए तो उन्हें क्रांति की आवश्यकता है, उन्हें अपने लिए आवाज़ उठाने की आवश्यकता है और उन्हें क्रांति की आवश्यकता है। तभी पुरुष जो हैं वो उनकी बात सुनेंगे, अदरवाइज़ वो बस कहती ही रहेंगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक वो ठोस कदम ना उठाएं, जब तक वो क्रांति ना करें। तो इसलिए उन्हें क्रांति की आवश्यकता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्क्सवादी नारीवाद की आलोचना। अब देखिए, कोई भी चीज़ है, हर चीज़ अच्छी थोड़ी ना होगी, उसमें कुछ बुराइयां भी होंगी। तो उसी की बुराइयों की बात कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या आलोचना है। मार्क्सवादी नारीवाद की कुछ आलोचना शामिल है या फिर नीचे दी गई हैं। चलिए फिर उन आलोचनाओं को देखते हैं, कौन कौन सी आलोचना हमारे दे रखी है। यह आरोप लगाया जाता है कि मार्क्सवादी नारीवाद पितृसत्ता को बहुत अधिक महत्व देता है और पूंजीवाद की भूमिका को कम करता है। यानी ये माना जाता है जो मार्क्सवादी नारीवाद है वो पितृसत्ता को बहुत अधिक अधिकार देता है और
उनके महत्व की बात करता है और जो पूंजीवाद है उसकी भूमिका को कम करता है कि पूंजीवाद ही खत्म होना चाहिए। मार्क्सवादियों का मानना ये ज़्यादा है। यह आरोप लगाया जाता है कि मार्क्सवादी नारीवाद एक एकल समाधान प्रदान करता है जो सभी महिलाओं के लिए लागू नहीं हो सकता। यानी मार्क्सवादियों का मानना है कि एक ही जैसी चीज़ें होनी चाहिए और वो एक ही जैसी चीज़ें हर महिला पे लागू हों ये ज़रूरी तो नहीं, क्योंकि हर महिला की जो स्थिति है वो अलग है, हर महिला की कंडीशन अलग है, तो हम सेम रूल हर महिला पर नहीं लगा सकते। तो ये एक ही जैसा रूल सब पे लागू करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यह आरोप लगाया जाता है कि मार्क्सवादी नारीवाद एक पश्चिमी केंद्रीय दृष्टिकोण है जो अन्य सांस्कृतिक और अनुभवों को ध्यान में नहीं रखता। यानी जो पश्चिम के देश हैं उनके दृष्टिकोण पर आधारित है मार्क्सवादी नारीवाद, और हमारे जैसे देश में जिसमें विभिन्न तरह की संस्कृति है, विभिन्न तरह के कल्चर्स हैं, उनको वो ध्यान में नहीं रखता, सिर्फ अपनी अपनी बात करता है। तो ये भी इस पर आरोप लगाया जाता है। अब नेक्स्ट हमारा दे रखा है, मार्क्सवादी नारीवाद एक महत्वपूर्ण विचारधारा है जो महिलाओं की अधीनता के जटिल कारणों को समझने का प्रयास करती है। यह एक ऐसी दृष्टिकोण है जो महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए लड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। यानी इसमें कुछ बुराइयां तो हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है, महिलाओं के अधिकारों की बात करता है और महिलाओं के अधिकारों को प्राप्त करने की बात करता है और उनके दृष्टिकोण को बदलने और उन्हें आगे बढ़ने और उनके लिए लड़ता भी है मार्क्सवादी नारीवाद। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारा यहाँ चैप्टर फिनिश हो जाता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। और फॉर मोर वीडियोस एंड फॉर मोर चैप्टर्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप, यूट्यूब ब्लॉगर के साथ भी जुड़ सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, वीडियो की नोट्स चाहिए और क्वेश्चन पेपर चाहिए तो आप हमारा द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL हमारा ऐप है जो आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये फ्री है। ये आपको प्ले स्टोर में फ्री में मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। तो फटाफट से जाइए और इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपकी स्टडी में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।